र अब मलाई यो कार्यक्रमको सेड्युल के कस्तो हो केही पनि थाहा छैन। यहाँहरूको सामुन्नेमा एउटा सुदूरपश्चिमेली छोरो उभिएर बसेको छ, के हुन्छ म हेर्दै जान्छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक नमस्कार, प्रणाम छ। तिलकजी, जे हुन्छ अति राम्रो हुन्छ, अति सभ्य हुन्छ, अति भव्य हुन्छ। अब म एकछिन कुराकानी गर्न गइरहेको छु स्वररागिनी उप्रेती सिस्टर्सहरूबाट। मैं हिंदी में बात करूँ ना? नेपाली सही है? ओके। ज्योति उप्रेती जी, अभी का जो आप संगीत में लगी हैं, संगीत में जो लाग्नु भएको छ, कुमाउँको गढवालको भन्नुहोस् अथवा अल्मोडाको लोक भाका संस्कृतिलाई जसरी बोकेर अगाडि हिँडिरहनु भएको छ, के हिजोको दिनमा बाल्यकालमा सङ्गीतमा लाग्दै गर्दाखेरि म आफ्नो क्षेत्रको लोक भाका संस्कृतिलाई नै बोकेर अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने जस्तो लागेको थियो? मैं, अगर आप नेपाली में मुझसे पूछे तो कुमाऊनी में उत्तर दूंगी। जब मैं 9 छूँ 6-7 में मैं पढ़ छूँ तो मैं इस लाग छूँ कि हमार पहाड़ी संस्कृति, हमार कुमाऊँ, हमार गढ़वाला संस्कृति बहुत समृद्ध थी, बहुत रिच कल्चर छो हमार। तो मैं आकाशवाणी बटे ग्रेडेड आर्टिस्ट लगा छूँ, वहाँ गायिका छूँ, लोक गायिका। तो मैं इस लाग छूँ कि चाहे अल्मोड़ हो, पिथौरगढ़ हो, पौड़ी हो या चमोली हो या हमार काली कुमू वार पारक संस्कृति हो, देवड़ा संस्कृति हो, वो गीत जो छा हमार पूर्वज ले, हमार आमा, हमार बूबू, हमार काकी, हमार ठुलीजा, हमार इजान ले, हमार म्याला कौतिकून में उत्सवों में बहुत सहेज में रख रखा। और उन जब म्याला कौतिकून में 7-8 लगू छा, झोड़ा चाचेरी गा छा, छपेली गा छा, तो हम नाना नाना बैठे होके सुन छा। तो हमको यही लगता था कि वो जो गीत उस समय पे गुनगुनाते थे हमारे आमा, हमारी फूलीजा, हमारी काकी, गांव-गांव घर-घरों में, तो वो गीत एक अपनी तरफ आकर्षित करते थे मुझको। तो उनको गाने का और उनको गुनगुनाने का, लोक गायकी में उस लोक समृद्धि को आगे ले जाने का जो एक जुनून था, वो मन के अंदर बचपन से था। और तब भी मुझे लगता था कि हमारी लोक संस्कृति लहलहाती थी और आज भी लहलहाती है। तो ये प्रयास हम हमेशा चली रूच और भगवान से प्रार्थना करूँ कि ये प्रयास जब तक हम ये धरती में छा तब तक चलते रहो। लोक संस्कृति की जो बात है, आधुनिक समाज में जिस संगीत का डिमांड हो रहा है युवाओं में, ये लोक संस्कृति जो जिस संस्कृति को आप पकड़ के बैठी हैं, जिसे देख के आप चल रही हैं, अभी जो युवा लोग हैं, युवा लोग को ये संस्कृति, ये लोक भाषा समझ में आती है? लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक भाषा की शुरुआत होती है हमारे घर से। हमारे तीजा बौजू, हमारे माँ बाप, हमारे काका काकी, हमारा गांव का माहौल, हमारे परिवार का माहौल हमको प्रेरित करता है कि हम अपनी भाषा को सीखें, अपने लोक पर्वों को अपनाएं, अपनी संस्कृति को अपनाएं, अपनी विरासत से जुड़ें, अपनी जड़ों से जुड़ें। तो आज का युवा, बहुत बड़ा चैलेंज है आज के युवा के बीच में लोक गायकी के बीज को पहली बार तो बोना, क्योंकि किसी किसी परिवार में तो युवाओं ने अपनी लोक परंपराओं को जाना है, समझा है, और वो लोग हर लोक उत्सव में, लोक परंपराओं में बढ़ चढ़ के भाग भी लेते हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने आप को आधुनिकता की दौड़ में इतना आगे घसीट कर ले जा चुके हैं, जहाँ पर लोक संस्कृति को शायद वो लोग पिछड़ा साबित करने पर लगे हुए, पिछड़ा समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये उनका दुर्भाग्य है कि वो भूल जाते हैं कि हमारी जड़ें इसी परंपराओं से है, इसी लोक संस्कृति से है, इसी बृहद साम्राज्य से है। तो हम दोनों बहनों ने और मैंने आकाशवाणी में जब लोक गायकी और लोक संस्कृति के गीतों को गुनगुनाना शुरू किया था, तो मुझे लगता है कि हमारे साथ में जो युवा थे, जो हमारे दोस्त लोग हैं, जो हमारे परिवार से दूर हैं, जिन्होंने कभी इस चीज़ को सुना भी नहीं, समझा भी नहीं, वो छपेली, झोड़ा, चांचरी और बेड़ू पाको, ये गीत क्या होते हैं, वो सिर्फ धुन गुनगुनाते थे, शब्द किसी को पता नहीं थे। आज इस जगह पे, आज में मार्च 2023 है, आज हम लोग इस बात पे गौरवान्वित हैं कि भले शुरुआत थोड़ी सी है, लेकिन आज युवा अपनी जड़ों की तरफ आकर्षित हो रहा है। वो सीखने की कोशिश कर रहा है
कि आखिर हम हैं क्या। क्योंकि हम कितनी आधुनिक हो जाए, कितनी अंग्रेजी झाड़ ले, कितने फैशनेबल हो जाए, हम जब तक अपनी विरासत को पकड़ के नहीं रखेंगे, अपने आधार स्तंभ को नहीं पकड़ेंगे, मुझे लगता है युवाओं का भविष्य भी शायद खोखला ही होगा। तो हम दोनों का यही सपना है कि हम, एक चैलेंज भी है, लेकिन कहते हैं कि उस रास्ते का मजा ही क्या, उस मंजिल का मजा ही क्या जहाँ पर आपके सामने चैलेंज ना हो। तो कोशिश है और युवाओं का साथ भी मिलता है, लोग अपनी धरती की तरफ पुनः आकर्षित हो रहे हैं, लोक संस्कृति की तरफ। थैंक यू निर्जा उप्रेती जी। आप तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपका सफर दीदी के साथ कैसे तय हुआ? जी ऐसे तो संगीत हमारे शायद परिवार में ही है। बचपन से मैं भी अपने स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में परफॉर्म करती थी, गाती थी, और दोस्त लोग, टीचर्स भी हमेशा अप्रिशिएट करते थे कि हाँ अच्छा गाते हो। लेकिन एज अ करियर इसको चुनना मैंने कभी सोचा नहीं था, और मैं साइंस की स्टूडेंट थी, मुझे था कि मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है, और मैंने चुना, मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनी। लेकिन कोविड के टाइम पे, उस टाइम पे मेरा मास्टर्स चल रहा था ऑर्थो से, कोविड के टाइम पे हमने देखा कि चारों तरफ सिर्फ नेगेटिविटी थी, लोग सिर्फ रो रहे थे, किसी की डेथ हो रही है, किसी के परिवार से कोई चला गया, किसी का ना कोई चला गया। तो हमने सोचा कि यहाँ पर हम क्या ऐसी चीज़ करें जो थोड़ी सी सकारात्मकता, हम कोशिश करें कि थोड़ी सी तो सकारात्मकता कहीं से तो आए। तो हमने शुरुआत करी श्रीमद् भगवद गीता से, उसको हमने म्यूजिकली कंपोज किया, और एज अ उप्रेती सिस्टर्स हम दोनों ने उसको फिर साथ में गाया, और साथ में हमने सोचा कि और हम क्या कर सकते हैं अपनी मातृभूमि, अपनी पितृभूमि के लिए। तो हम दोनों ने शुरुआत करी अपने लोकगीतों से, पारंपरिक लोकगीतों से, उन लोकगीतों से जो शायद बहुत सारे और यंग जनरेशन है उन्होंने तो शायद वो सुने भी नहीं है। और मैं खुद उस पीढ़ी से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मेरे दोस्तों को नहीं पता कि अरे ये क्या होता है, झोड़ा चाचरी, छपेली, थड़ा चौपला, ये किसको बोलते हैं, क्या होते हैं। उनको मतलब रहता था सिर्फ डीजे सॉन्ग से, शादी बारात पार्टीज में डीजे सॉन्ग्स लग रहे हैं, वो नाच रहे हैं, दैट्स इट, वहीं तक सीमित था संगीत। इसका मतलब आपका जो म्यूजिक का टर्निंग पॉइंट हुआ वो कोविड हुआ? हाँ, आप उप्रेती सिस्टर्स के नाम जी, कह सकते हैं। जी, उससे जी। पहले मैं जन्म कह सकते हैं उप्रेती सिस्टर्स का। जो गीता भागवत की बात कही ना, जो कंपोज किया कहा ना, हम लोगों को भी सुनाई, लेकिन हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं, अगर आप कुमाऊनी भाषा में बोले तो शून्य सुगंध हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जस्ट पूछा हम तस से बोल रहा। गुब्बार लग बल कि तुम कुमाऊनी भाषा में बुला। तो ये श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हमने कोरोना के उस समय कंपोज करने शुरू किए जब पूरे विश्व में त्राही त्राही मची हुई थी। लोग इतने नकारात्मक हो गए थे कि मुझे लगता था कि एक दूसरे को छूने में माँ बाप, भाई बहन, आपस में परिवार भी डर रहे थे कि ये मेरे से इम्पैक्टेड ना हो जाए। तो ये शुरुआत करी थी हमने प्रथम अध्याय से। ये श्लोक आप सभी के लिए, जब संजय और धृतराष्ट्र बीच में संवाद चल रूज, कुरुक्षेत्र युद्ध में द्वितीय सेना पांडव और कौरवों की आमने सामने चल, तो धृतराष्ट्र संजय से पूछन यान कि वो मैदान में, कुरुक्षेत्र मैदान में के हो रही हो, आखिर मैं बताओ। तो ये श्लोक आपको सब लोगों के। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। तो ऐसी के हमार एक अध्याय बैठे 18 अध्याय 2 साल में कोरोना में पूरा हमले खत्म करा, और बहुत आत्मिक शांति के हमले मिल। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसमें मैं एक चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगी। आप ही पूछिए कि जो यंग जनरेशन है वो लोक संगीत तरफ कैसे खींची चली यार। तो डॉक्टर होने के नाते मैं हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ ताकि ये सभी लोगों को समझ में आए, जरूर नेपाल ने समझूँ, पहाड़ ने समझूँ, उनके लिए ये समझ आओ कि जब आप आजकल के खान पान को जब आप देखते हैं तो आप क्या खा रहे हैं, फास्ट फूड, मोमोज, नूडल्स, यही चीज़ें आप खाते हैं, चाइनीज़ फूड, ये सब खाते हैं। तो होता क्या है, कुछ टाइम के बाद आपका है तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, और कुछ सालों के बाद डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। यही बोला जाता है। यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं उनको ही स्पेशली बोलना चाहूँगी कि उसी तरह हमारा ना संगीत है।
संगीत हमेशा कर्णप्रिय होना चाहिए। अगर वो आपके कानों को चुभे, आपको वो मानसिक शांति नहीं दे रहा है, आपके दिल को, आपकी आत्मा को सुकून नहीं दे रहा है, तो शायद वो संगीत होता ही नहीं होगा। वो संगीत आप 2 दिन सुन सकते हैं, 5 दिन सुन सकते हैं, 10 दिन, वो आप लगातार सालों साल अपने बुढ़ापे तक आप वो संगीत नहीं सुन सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने लोक संगीत, अपनी जड़ों की तरफ आए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो एक हरे भरे पेड़ की तरह है। अगर उसकी जड़ें जमीन से जुड़ी ही नहीं रहेंगी, आपने किसी पेड़ को देखा है जो बिना जड़ों के हवा में उठा हुआ है? नहीं रहता है। तो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत भी उन जड़ों की तरह है जो हम सभी को एक पेड़ की तरह सदाबहार रखे रखती है। तो मैं अपने युवाओं से स्पेशली कहना चाहूँगी कि अपनी जड़ों की तरफ आए, अपनी संस्कृति से जुड़े। अब मैं एक प्रश्न और रखना चाहता हूँ। हम तो कुमाऊनी गीत, गढ़वाली गीत तो सुनते हैं, ये सुनते सुनते आपको यहाँ खींच के ले आए। आप हमारे सुदूर पश्चिम का देवड़ा सुनते हैं नहीं सुनते, फाग सुनते नहीं सुनते? हमने नेपाल के हमारा जो पिथौरागढ़ जनपद छ मोरू, पिथौरागढ़ जनपद में एक हमारे यहाँ कहावत छ, रोटी बेटी संबंध छ हमारे यहाँ, कालीवार और काली पार। तो हमारे यहाँ इतो गीत छन जो काली वार लेकर गाई जनान, काली पार ले गाई जनान। देवड़ा संस्कृति में लेकर हम गीत गाई जनान, वो चाहे कबूतरी देवी जुग आज पनी ज्यों ज्यों भूल पनी ज्यों ज्यों हो, चाहे यो मधुबन माँ मुरुली बजौनिया को होला हो, चाहे जुलघाट तराय दे दाजी राम घाट में अभी तरुलो हो। और जो शकुन आखर फाग की आपने बात करी, अभी यहाँ पर कुछ देर पहले जब सम्मान समारोह हो रहा था तो महिलाएं एक दल आया था धारचूला का। तो दार्चुला की महिलाओं ने शुरुआत में वो एक सकुना दे, ये हमारे यहाँ भी गाया जाता है। तो ये संगीत हमको आपस में जोड़ता है और जोड़ रहा था, जोड़ेगा हमेशा, चाहे कितनी राजनीतिक विपदाएं आपदाएं आ जाएं, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे। अब एक कुछ चटपटा सा पहाड़ी सॉन्ग सुनाइए, हमारे दर्शक कुछ थोड़ा उनमें जान आ जाए। चटपटा सा पहाड़ी गीत बोल दिया अभी आपने, और कुछ देर पहले बोला था लोक संस्कृति। और ये हमारी विडम्बना है कि हम कहीं भी गीत सुनने जाते हैं तो उसमें मसाले जरूर होने चाहिए। तो यो हमारे देवी स्तुति वठन ड्यू लाइन शुरू करना। वैसे हमने जब इनके साथ प्रैक्टिस करी थी अपने संगीतज्ञों के साथ, तो हमने ये देव स्तुति नहीं गाई थी, लेकिन यहाँ से आवाज़ आई थी देव स्तुति से शुरू करना। तो 2 लाइन उस देव स्तुति की आप एफ कॉर्ड दीजिए। एक बार जतुक लकैया नेपाल में हमारे देवड़ा संस्कृति वाला, हमारे सुदूर पश्चिमांचल वाल बैठा, सब जोरल बोलना नवरात्रि समय छू, बोलो भगवती मैया की जय।
में गाना हो तो यहाँ शेर सिंह रावत जी बहुत प्रसिद्ध गीत है तीर्थराज पांडे जी में थे क्यों कि जब लगे आपू यहाँ हमारे सुदूर पश्चिमांचल धरती धनगढ़ी में आला तो ये गीत में जरूर गया। ज्योति जी अभी कुछ समय के लिए मैं रुकता हूँ। अब मैं हमारे वरिष्ठ संगीतकार जो दार्जिलिंग से बिलोंग्स करते हैं, मेची पारी, आप काली पार हैं या मेची पार हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। दुर्गा खरेलज्यू अघि नै भन्नुभयो कि सुदूरपश्चिमलाई गुगलमा हेर्दाखेरि टाढा 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 टाढै रहेछ भन्नुभयो। मलाई सम्झना छ नारायण गोपाल ज्यूलाई चाहिँ पहिलोपटक धनगढीमा बोलाउँदाखेरि कवड हलमा कार्यक्रम भएको थियो अनि उहाँले 2-3वटा गीत गाइसकेपछि के भन्नुभयो भनेपछि सुदूरपश्चिममा बोलाउनको लागि यति धेरै जिद्दी गर्नुभयो। मलाई इच्छा चाहिँ मन थिएन। किनभने मन थिएन भने म अलि सेन्टिमेन्ट गीतहरू गाउँछु, साहित्यिक गीतहरू गाउँछु। सुदूरपश्चिममा त लोकगीतहरू मात्रै मन पराउलान्, दोहोरी मात्रै मन पराउन् जस्तो लागेको थियो। यो चाहिँ एकदमै उर्वरा भूमि रहेछ सङ्गीतको लागि। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आइसकेपछि, यो माहौल हेरिसकेपछि? एउटा कुरो म यहाँ उप्रेती सिस्टर्स जस्तै भन्न चाहन्छु। म पनि मेरो दाईसँग मिलेर बद्री दुर्गा खरेल भनेर सङ्गीत गर्छु। त आज दाई दुर्गा उहाँ मसित हुनुहुन्न अनि आज मैले जति पनि कुरोहरू गर्छु मैले दाईलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरेर गरिराखेको हुन्छु। अब यहाँ आउँदाखेरि अघि मात्र मैले यहाँनिर विविधता, सङ्गीतको जुन विविधता देखेँ त्यो विविधता देख्दाखेरि त म त अत्यन्तै आनन्दित भएँ। किनभनेदेखि देउरा कौराहरूको त हामीले कुराहरू मात्र सुनेको, यसको जुन चाहिँ माने एउटा ओरिजिनल फर्म छ होइन, त्यो ओरिजिनल फर्म हामीले सुन्नु पाएका थिएनौँ। ओरिजिनल फर्मको प्रस्तुति हामीले हेर्नु पाएका थिएनौँ नि। अनि मैले त्यहाँबाट सुदूर पर देखेको त के रहेछ भनेदेखि यहाँ खजाना रहेछ, यहाँ सङ्गीतको खजाना रहेछ यहाँनिर। अनि सङ्गीतकारहरू यति दक्ष सङ्गीतकारहरू रहेछन् अनि लोक संस्कृतिलाई उहाँले यति राम्रोसित स्याहारेर मलजल दिएर राख्नु भएको रहेछ। मलाई फेरि पनि मौका मिल्यो भनेदेखि त्यो सुदूर दार्जिलिङ उता फर्केर फेरि म यहाँ आउने प्रयास गर्नेछु अनि त्यो आउनु मेरो हाम्रो सौभाग्य हुनेछ। मेची पारी र काली पारीलाई हिमाली श्रृङ्खला, पहाडी श्रृङ्खलाले जोडेको छ। यद्यपि हामी विभाजित गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ भूगोलको रूपमा, तर सङ्गीतको रूपमा हामी त्यसलाई विभाजित गर्न सक्दैनौँ। बद्री दुर्गा खरेलज्यू, अब म तपाईँको दाईको नाम पनि लिन चाहन्छु। बद्री दुर्गा खरेलज्यू, मेची पारी र मेचीवारीको सङ्गीत बिचको सम्बन्ध कस्तो थियो, कस्तो हुँदैछ, कस्तो हुनुपर्ने हो? यो दार्जिलिङ र नेपालको जुन चाहिँ साङ्गीतिक सम्बन्ध छ, किनभने हाम्रो भाषा पनि एउटै छ, संस्कृति पनि एउटै छ, लवज पनि एउटै छ, खानपान पनि एउटै छ, भनौँ पहिरन पनि एउटै छ। भनेपछि एउटा नदीले सानोबाट त्यहाँनिर सिमाना मात्र छुट्याइदिएको छ। त्यो सिमाना बाहेक अरू केही पनि हाम्रो हृदयलाई अनि हाम्रो साङ्गीतिक परम्परालाई त्यो साँझ सिमानाले छुट्याउन सकेको छैन। गजब गजब गजब। अनि अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीलाई जति पनि दार्जिलिङका कलाकारहरू, चाहे अम्बर गुरुङ हुन्, चाहे गोपाल योन्जन हुन्, चाहे दिव्य खालिङ हुन्, उदय सोताङ, मनिला सोताङ, त्यसपछि आएको हाम्रो सुन्ती, जम्मैलाई नेपालले ठुलो अङ्गालोलाई यसरी भिजाएर अङ्गालोमा सम्हालेर अङ्गालोमा सपेटेर नेपालमा राखेको छ। अनि हामी जो दार्जिलिङमै काम गऱ्यौँ, दार्जिलिङमै कार्यक्षेत्र बनायौँ, त्यहीँ बसेर सङ्गीत गऱ्यौँ, त्यहीँ गायौँ। तर त्यो गाएर त्यहाँ मात्रै गाएर पुगेन हामीलाई। हामी गीत सुनाउँदा नेपाल आउनै पर्यो। अनि नेपालमा आएर हामीले जब हामीले गीत सुनायौँ, नेपालले हाम्रो गीतलाई हामीले गाएको भन्दा 10औं गुणा 100औं गुणा उहाँले प्रशंसा गरेर प्रचार गरेर हामीलाई आजको स्थानमा पुर्याउनुमा नेपालको ठुलो भूमिका छ। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन? मेची पारीको सङ्गीतको उर्वरा भूमि मेचीवारी रहेछ है। अझै यस्तो छ कि हामी उर्वरा भूमिमा हामीले खेती गऱ्यौँ, हामीले सङ्गीतको खेती गऱ्यौँ, तर त्यसलाई जस्तो तपाईँले एउटा खेती गरेर त्यसलाई बाँड्नुहुन्छ, अरूलाई खुवाउनुहुन्छ र संसाधन गराउनुहुन्छ, त्यसरी नै हामीले उहाँ सङ्गीत रचेको सङ्गीतलाई हामीले बाँड्न चाहिँ हामी नेपालै आयौँ।
र नेपालमा आइवरिकन यहाँ हामीले बाँड्यौँ, उहाँहरूले बुझ्नुभयो, उहाँहरूले प्रशंसा गर्नुभयो अनि हाम्रो गीतलाई आत्मसात गर्नुभयो। तपाईँले जुन समयमा सङ्गीत दिनुभयो र दिइरहनु पनि भएको छ, अहिले आधुनिक समाजमा अघि भर्खरै ओपेटी सिस्टरसँग पनि कुरा भयो, युवा शक्तिलाई मनपर्ने जुन सङ्गीतको कुरा छ, अलिक फास्ट रिदम भएको पप होइन यस्ता गीतहरू बढी मन पराउन पनि थालेका छौँ। तर सङ्गीतमा अहिले पछिल्लो समयमा केही अश्लीलताहरू पनि देखिएको छ। तपाईँले सङ्गीतको साधना गर्दै गर्दाखेरि कुनै शब्दमा सङ्गीतलाई भर्दै गर्दाखेरि ती अश्लीलताहरू तपाईँको दिमागमा आउँछन् कि आउँदैन? आउँदैन, किनभनेदेखि अघि हाम्रो उपराजी सिस्टर्सले पनि भन्नुभयो सङ्गीत सबभन्दा ठुलो के भने सङ्गीत मिठो सुनिने माध्यम हो, मिठो सुनिने माध्यम हो। अनि यो गीत हामीले जुन चाहिँ गीत दिन्छौँ, जब हामीले बनाउँछौँ अनि रेकर्ड गर्छौँ, त्यो गीत हाम्रो रहँदैन, त्यो जनसाधारणको हुन्छ होइन। अनि मैले सोच्नुपर्ने के हुन्छ भनेदेखि भोलि त्यो गीतलाई मेरो आमाले सुन्छन्, बाबाले सुन्छन्, बहिनीले सुन्छन्, अनि हामीसित सम्बन्धित जति पनि हाम्रा सन्तानहरूले सुन्छन् नि, अनि मेरो मुखबाट मेरो सृजनामा कुनै पनि अश्लीलता आएको छ भने भोलि म उहाँहरूलाई अनुहार देखाउन सक्ने स्थितिमा चाहिँ रहदिनँ। तर अहिले पछिल्लो समयमा त्यो पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? होइन, अब यस्तो छ, म सङ्गीत जसले सृजना गर्दैछन् उहाँलाई म एकैचोटि दोषै चाहिँ लाउन चाहदिनँ, किनभनेदेखि अब उहाँले बुझेकै त्यति होला, कुरा चाहिँ त्यसमै आउँछ। उहाँहरूले बुझ्नु भएको सङ्गीत सायद त्यति नै होला, अनि उहाँलाई लाग्दो हामी अब यस्तो हुन्छ नि, यो सङ्गीतको नि दुईवटा, एउटा दूरगामी एउटा अनि सर्ट, एउटा यहीँसम्मको एउटा यात्रा हुन्छ, एउटा दूरगामी यात्रा हुन्छ, एउटा छोटो यात्रा हुन्छ। अब हामीले अनि मेरा अग्रजहरू गोपाल रेन्जनको त म शिष्य नै हो, उहाँहरूले जुन सङ्गीत गर्नुभयो, अम्बर दाईले जुन सङ्गीत गर्नुभयो, त्यो सङ्गीतहरू उहाँहरूले के गर्नु भने दूरगामी बनाउनु भयो। अनि जसलाई आज हामी आएर कालजयी गीतहरू भन्छौँ। तर अर्को एउटा पक्ष हामी सङ्गीतमा देखिरहेछौँ, त्यो के भनेदेखि आज मैले गीत गाउनुपर्छ अनि युट्युबमा हालेपछि भोलि भाइरल हुनुपर्छ, अनि त्यसको 1 लाख भ्यू हुनुपर्छ, 1 लाख हुनुपर्छ, 10 लाख हुनुपर्छ भन्ने एउटा जुन चाहिँ होड छ नि, त्यसले के गर्दैछ भने सङ्गीतको जुन चाहिँ एउटा मौलिकता, सङ्गीतको एउटा मिठास जुन चाहिँ छ, त्यो मिठासलाई त्यसले मार्ने प्रयास गर्दैछ। तर हामीले त्यो युट्युबमा हामीले त्यो भ्यू दिएनौँ भनेदेखि त्यो स्वतः आफै नै त्यो मर्छ। त्यो कुराको विश्वास गर्नुहुन्छ? हजुर, म एकदम विश्वास गर्छु। बद्री दुर्गा खरेलज्यू, अब यति लामो हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, थुप्रै आदरणीय दर्शक महानुभावज्यूहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले आज प्रत्यक्ष रूपले हेर्न पाउनुभएको छ, तपाईँको आवाज उहाँहरूले सुन्नुभएको थियो र म चाहन्छु बोलाउँ भने तिमीलाई बाटो लाग्ने डर म उहाँहरूले पक्कै पनि संयोजन गर्नुहुनेछ। एफ हो त, एफ दिनुभयो, अलिकति बजाउनुहोस् त। अलिकति कम्ती बोलाऊ भने तिमीलाई बात लाग्ने डर, नबोलाऊ त तिम्रो प्रेमको पाप लाग्ने डर, नबोलाऊ त तिम्रो प्रेमको पाप लाग्ने डर, बोलाऊ भने तिमीलाई बात लाग्ने डर, नबोलाऊ त तिम्रो प्रेमको पाप लाग्ने डर, नबोलाऊ त तिम्रो प्रेमको पाप लाग्ने डर। तपाईँलाई गाउनु सक्नुहुन्छ? गाउनु सक्दैन? सँगसँगै गाइदिनु पर्ने। आँखाभरि तिम्रो माया, मुटुभरि माया, जता हेऱ्यो त्यतै देख्यो तिम्रै तिम्रै माया, आँखाभरि तिम्रो माया, मुटुभरि माया, जता
धन्यवाद। तालीले सम्मान गरौँ उहाँहरूलाई। वास्तवमा रेडियोमा सुनेका थियौँ, युट्युबमा पनि सुनेका थियौँ र आज प्रत्यक्ष रूपले सुन्न पाउँदाखेरि काटीकुटी उस्तै कुनै किसिमको मिक्सिङ छैन, कुनै किसिमको एडिटिङ छैन, जे छ जस्ताको तस्तै राख्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अब म अघि नै गुनासो गर्नुभयो घरले 30 वर्षपछि सम्झेछ भनेर। उहाँले गुनासो गर्नुभयो म सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाज साहित्य रत्न रामलाल जोशी लगायत सम्पूर्ण साहित्य समाजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कमसेकम हराएको हाम्रो साथीभाइ 30 वर्षपछि घरमा त ल्याउनुभयो तपाईँहरूले। यसको लागि साहित्य समाजलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तिलक सिंह पेलाजी, अब तपाईँ त हाम्रै घर आँगनको, तर छुट्टिनु भएको रहेछ। विभिन्न सभा समारोहमा महोत्सवमा छुट्टिनु भएको रहेछ र 30 वर्षपछि हाम्रो भाइ हाम्रो दाइलाई सम्झिँदै आज यो आँगनमा ल्याएर कुर्सीमा बसाउँदै गर्दाखेरि अहिले त मन रोमाञ्चित भयो होला नि। तब पनि म मेरो जन्मभूमिलाई सधैँ सम्झि नै राख्थेँ र तब पनि दुःखी थिएन। मैले त एउटा अब आइसक्दाखेरि एउटा भनेको मात्रै हो, मेरो म जहाँ रहे पनि यो माटोमा एक कणसँग मेरो गहिरो नाता छ होइन। त्यो त बिर्सिनु सकिने कुरा हुँदैन। आज पनि म खुसी नै छु, उहिले पनि म खुसी नै थिएँ। यति हो कि म अब शास्त्रीय सङ्गीत सिक्नु मेरो रुचिको विषय थियो, जो म आफ्नै जन्मभूमिमा बसेर सिक्न सक्ने मेरो यहाँ वातावरण थिएन, अहिले पनि छैन। त्यसकारण म यहाँबाट पलायन हुनु परेको मेरो बाध्यता हो। त्यसो भए मलाई यो भन्नुहोस्, थुप्रै युवाहरू सङ्गीतमा लाग्न चाहन्छन्, सङ्गीत सिक्न चाहन्छन्, सङ्गीतको गुरु भेटाउन कति सजिलो छ, कति गाह्रो छ? निकै गाह्रो छ वास्तवमा। सङ्गीतको मात्रै होइन, गुरु जुनसुकै कुराको पनि भेटाउन गाह्रै हुन्छ। यहाँले प्रश्न राम्रो पनि गरिदिनु भयो। म के जोड्न चाहन्छु भने, जसरी म सङ्गीत सिक्न मेरो गाउँमै, मेरो ठाउँमै, मेरो घरमै पाएको भए म काठमाडौँ पलायन हुनु पर्थेन। त्यसरी नै म जस्तै तमाम युवा युवतीहरू अहिले पनि सङ्गीत सिक्न रुचि राख्नुहुन्छ होला र यहाँ कोही हाम्रा नेताजीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चल जुन युनिभर्सिटी छ या यहाँको चाहिँ हाम्रो अहिले जे जति सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यसमा चाहिँ एउटा सङ्गीत महाविद्यालय चाहिँ खुल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ, जहाँ सङ्गीतको पठन पाठन हुन सकोस्। कमसेकम पहिला त प्राइमेरी लेभलदेखि नै सङ्गीत शिक्षा पढाउनु पर्ने, पढ्नु पर्ने, पाउनु पर्ने खास एउटा अप्सनल विषयको रूपमा मात्र किन नहोस्, त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ। ल त्यति गर्न सकिएन भने पनि कमसेकम हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चल युनिभर्सिटीमा एउटा सङ्गीतको विभाग राखिदियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट के भन्छ काठमाडौँ या भारत यहाँ कहीँ जानु पर्थेन होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तिलकजी जस्तै अति नै सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। तपाईँले गुरुको खोजीमा काठमाडौँ पुग्नुभयो। आज तपाईँ गुरु हुनुहुन्छ र शास्त्रीय सङ्गीत सिकाइरहनु भएको छ। तपाईँको मनमा यो लाग्दैन कि अब म सुदूरपश्चिमको भूमिमा जानुपर्छ, त्यहाँ थुप्रै साधकहरू जन्माउनुपर्छ भन्ने मनमा विचार आउँछ कि आउँदैन? यदि सुदूरपश्चिमको भूमिले, सुदूरपश्चिमको सरकारले तपाईँलाई त्यो मौका दियो भने तपाईँ काठमाडौँको सुख चयन, त्यहाँको रमझम, त्यहाँको चकाचौँधलाई छोडेर आउनुहुन्छ? म यहाँबाट काठमाडौँ आजैदेखि फर्किन्न। म यदि त्यो गर्नुहुन्छ भने मलाई लिखित गर्नुहोस्, म आजैबाट जान्छु काठमाडौँ, यहीँ बस्छु। त्यहाँको जे सुकै होस्, छोड्नु परोस्, म छोड्न तयार छु। अहिलेदेखि बस्छु। सुदूरपश्चिममा लिखित चाहियो। नेताहरूको भरोसा चाहिँ छैन। होइन, म त्यसो भनिहाल्दैन, तर अहिलेसम्म त्यस्तो नभइराखेको देख्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई नेगेटिभिटीको हिसाबले त हेर्नु हुँदैन। त्यो नहोला भन्न सकिँदैन अहिले उहाँहरूले, तर अहिलेसम्म नगर्नु भएको हुनाले चाहिँ अब गर्नुहुन्छ कि भन्ने आश चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ र उहाँहरूले गर्नै पर्छ। यसलाई यसरी बुझौँ, सुदूरपश्चिमको सरकारले तपाईँलाई सङ्गीतका लागि सुदूरपश्चिममा केही कुरा गरिदिनका निमित्त आग्रह गर्यो भने तपाईँ कुनै
बार्गेनिङ नगरिकन सुदूरपश्चिम आउनुहुन्छ? होइन, अब गर्नुपर्ने के हो त्यो पहिला क्लियर हुनु पऱ्यो होइन। सङ्गीत विषय मैले अब जे जति मेरो गुरुहरूबाट मैले आशीर्वाद लिएको छु, केही चाहिँ उहाँहरूका केही चिजहरू मैले प्राप्त गरेको छु आशीर्वादबाट। अब त्यो म चाहिँ मेरो जन्म यदि मलाई बोलाइएछ भने चाहिँ मैले एकदम हृदयपूर्वक उहाँहरूलाई बाँड्नेछु भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँको यो आवाज सुदूरपश्चिम सरकार, साहित्य प्रेमी र सङ्गीत प्रेमीहरूले सुन्नेछन् र सरकार समक्ष पुर्याउनेछन् भन्ने मैले आश लिएको छु। तर बेलाजी, तपाईँ शास्त्रीय सङ्गीतमा हुनुहुन्छ, तपाईँले जीवनकालमा देउडा गीत गाउनुभयो कि गाउनुभयो? देउडा त मेरो आफ्नो गीत हो छ होइन, त्यो मैले गाएको छु। देउडा भन्दा नि हाम्रो आफ्नो भाषामा मैले चाहिँ अब कम्पोज गरेर बैतडीबाट तपाईँ बिलोङ गर्नुहुन्छ होइन? म एउटा सुनाउँ? एकदम 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 एकदम। यो रचना देवराज भट्ट शर्माज्यूको हो। मेरी जन्मभूमि विशाल तेरी जय हो, मेरा प्राण प्यारा हिमाल तेरी जय हो। म कोशिश मेरी जन्मभूमि विशाल तेरी जय हो, मेरा प्राण प्यारा हिमाल तेरी जय हो। मेरी जन्मभूमि विशाल तेरी जय हो, मेरा प्राण प्यारा हिमाल तेरी जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। धेरै धेरै धन्यवाद। एक राउन्ड मैले सकेँ, अब अर्को राउन्ड म सक्छु, त्यसपछि कार्यक्रमलाई म बिट मार्नेछु। अब मैं आपके पास आता हूँ, आप बताइए क्या सुनाएंगे आप, उसके बाद बात करते हैं। हमार कुमाऊँ कालीपार कालीवार में कुछ गीत छन जो देवड़ा संस्कृति में काली पार लेके बहुत प्रसिद्ध छन और कालीवार लेके बहुत प्रसिद्ध छन। जैसे यो मधुबनमा मुरली बजौनिया को होला, तो हमारे बांसुरी वाले उस्ताद जी भी बैठे हैं, तो हम चाहेंगे कि एफ से शुरुआत उनकी बांसुरी से हो। हाँ, इंद्रेणी से हो। हमार पहाड़ में मान्यता है जब बांसुरी मुरली धुन घना जंगलों में बासी तो कैको लेकर मन खींची अपन तरफ, तो एक बांसुरी तान
सम्मानमा जोरदार ताली बजाएर उपस्थित सिस्टर्सको सम्मानमा ताली बजाइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। ज्योतिजी, शास्त्रीय संगीत लोक संगीत के लिए, लोक भाषा के लिए सीखना क्या जरूरी है? सबसे पहले तो जो शास्त्रीय संगीत है और लोक संगीत है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शास्त्रीय संगीत से ऊपर लोक संगीत है, क्योंकि हमारी माटी का संगीत है और लोक में बसे हुए लोग जब उस लोक की धुनों को गाते हैं, गुनगुनाते हैं। अभी तो हम लोग शास्त्रीय संगीत सीख गए हैं तो हमको सुर का पता है, लय का पता है, ताल का पता है। हम अपने आप को लोक गायक, लोक गायिकाएं, लोक वादक वाले कहते हैं, लेकिन सही मायनों में मुझे लगता है, या हम दोनों बहनें हमेशा विश्वास करते हैं, दूर दूर गांव घरों में जाते हैं, असली लोक गायक वो है जो बिना रिदम के भी गाता है, बिना सुर के भी गाता है और हाई स्केल में कुछ भी उसको दे दो। हम लोग कहते हैं ना, अरे ये गांव वाला है, ये ढोल बजा रहा है, ये बैर गा रहा है, फाग गा रहा है, छपेली गा रहा है, इसका सुर लय अच्छा नहीं, इसको थोड़ा सिखाओ तब ये गाएगा। हम गलत हैं, क्योंकि असली लोक गायकी, लोक संगीत वही है जो उस माटी में रहकर आज भी गांव घरों में हमारे संगीत को सजाए हुए है। लोक शास्त्रीय संगीत कहीं न कहीं सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोक संगीत को अपने गांव घरों से निकाल करके शहरों से विश्व पटल पर ले जाते हैं, मैं हिंदी भाषा में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सभी जितने बैठे हैं मेरे नेपाल के अपने लोग, सबको समझ में आए। शास्त्रीय संगीत बहुत ज़रूरी है। जैसे भी पेला जी ने बोला कि कितने साल उन्होंने इस संगीत को सीखने के लिए अपनी ज़मीन छोड़ के, अपनी धरती छोड़ के दूर जगह पे जाके बसे, तो बहुत दुखदायी होता है अपनी ज़मीन को छोड़ना, पलायन करना, अपनी माटी से दूर होना। लेकिन सुरों को साधना, एक संगीत की साधना करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शास्त्रीय संगीत को मिला ले लोक संगीत के साथ, तो एक हमारी माटी के, हमारे गांव के, हम पूरे विश्व में अपनी लोक संगीत की धाक जमा सकते हैं। यह संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि जब पुराने संसाधनों से हीन लोग, मैं अपने यहाँ का उदाहरण देती हूँ, बेड़ूपा को, बारहमासा को जब पूरे विश्व में गुंजा सकते हैं, एक पहचान सॉन्ग बना सकते हैं बिना किसी वाद्य यंत्रों के। आज हम 1000 वाद्य यंत्रों के साथ गाते हैं, फिर भी हमारे सुर कहीं न कहीं उनके सामने फीके हैं। तो एक समय ये हमारा विश्वास है, और जो सच्चे साधक होते हैं उनका विश्वास कभी गलत नहीं होता। तो विश्व में कभी न कभी लोक संगीत की धूम गूंजेगी। लोक संगीत था शास्त्रीय संगीत से भी पहले, ये हमारा मानना है, क्योंकि माटी की खुशबू हमेशा गूंजती है। सौंधी सुगंध जब हम गुजाएंगे शास्त्रीय संगीत के सुरों को मिला के, और जितने भी अभिभावक बैठे हैं यहाँ पर, मैं कहती हूँ कि संगीत ज़रूर सिखाइए अपने बच्चों को, क्योंकि ये एक हमारा जीवन जीने का, मैं बोल सकती हूँ सांसों, एक सांस है जो भगवान ने हमको दी है, कि बिना संगीत के, कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जिसके पास ये चीज़ें नहीं है तो वो फिर पशु के समान ही है। तो संगीत से रूबरू कराइए, लोक संगीत से, शास्त्रीय संगीत से। तो मेची वार और काली वार और काली पार का संबंध इससे भी ज़्यादा और प्रगाढ़ हो और बच्चों में भी इसका प्रभाव हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रगाढ़ तो है ही, क्योंकि हमारे पिथौरागढ़ में बहुत से ऐसे शादी ब्याह हैं जो काली वार भी हुए हैं, और वहाँ से बेटियाँ हमारे यहाँ भी आई हैं। ये टनकपुर बनबसा में भी है, ये गोरखपुर में भी है। जहाँ जहाँ बॉर्डर है नेपाल से, वहाँ रोटी बेटी का संबंध है। वो था, आज के नौजवान, आज की युवा पीढ़ी इसको शायद कहीं न कहीं नकार रही है कि वो जो सीमाओं का एक संबंध आ गया है, क्योंकि सीमाएं तभी मनुष्य को बांधती है जब हमारे मन में कलुषता आती है, जब हमारे मन में प्रेम का अभाव हो जाता है। जब मनुष्य के मन के अंदर प्रेम का अभाव हो गया, तो हम अपने भाइयों को, अपने भाई बहनों को, माँ बाप को, गांव बिरादरी को नहीं पूछते, कहाँ तो देश की बात करेंगे फिर। तो देश आपस में सीमाएं अगर मिलेंगी तो साहित्य और संगीत के जरिए से ही मिलेंगी। काली पार, काली वार हमारा गाना है। जब हमारी दादी लोग बताते हैं कि दाई लोग जो यहाँ से काली पार करके, अभी तो पुल हैं, झूला पुल बने हुए हैं झूला घाट में, धारचूला में, जब झूला घाट बैतडी की तरफ से हमारे झूला घाट में आते थे, या दारचूला से धारचूला की तरफ आते थे, तो काली नदी को पार करना अभी भी बोला जाता है बहुत भयंकर है काली नदी, उसको पार करना बहुत मुश्किल है।
तो एक गीत था उस समय का, जुल घाट तराई दे दाजू रामी घाट मैं अभी करूँ लो, काली पार कराई दे दाजू रामी पार मैं अभी करूँ लो। तो ये संबंध हमें लगता है आज भी जीवित रखना पड़ेगा हमको। ये कर्तव्य सिर्फ संगीत और साहित्य वालों के पास है। जिस चीज की आपने जिक्र किया, विश्व नेपाली नारी साहित्य महोत्सव जो सुदूर पश्चिमांचल साहित्य समाज ने जो ऑर्गेनाइज किया है, अगर अगली बार भी इसी टाइप को कुछ लोग कुछ तो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, अगर आप बताइए फिर बुलाया जाए, आप आएंगी नहीं आएंगी? हमारा ये मानना है, क्योंकि हमको अपने परिवार से ऐसे संस्कार मिले हैं। मुझे लगता है कि बच्चे के लिए ना परिवार सबसे बड़ी पाठशाला है। स्कूल विद्यालय बहुत दूर है, माँ उसकी सबसे पहली गुरु और परिवार उसका सबसे पहला विद्यालय। तो हमारे परिवार ने हमें सिखाया है, आवत जो हर्षे नहीं नैनन सो नहीं प्रीत, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे नीत। जो आपके आने से, आपके आगमन से, आपकी धरती पर पैर रखने से खुश नहीं है, तो उस धरती पे चाहे वो आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपए दे दे, साहित्यकार को, संगीतकार को हमेशा एक फीस मिलती है, एक मेहनताना मिलता है। अगर वो हमको करोड़ों रुपए भी दे रहे हैं, लेकिन उस धरती पे जाके हमको अपनापन नहीं लग रहा है, तो हम कभी भी नहीं जाएंगे। ये एक संगीतकार के साथ, एक कलाकार के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर कोई मान सम्मान के साथ आपको अपना समझकर, अपने घर परिवार का समझकर, आपकी संस्कृति को गले लगाकर, आपकी संस्कृति में अपनी संस्कृति का मिश्रण देकर कि एक के बाबा द्वितीय चाल छा, एक चल यहाँ छे एक चल वहाँ छा, अगर ये सोचें तो मुझे लगता है कि आप हर बार हमको बुलाइए, हम हर बार खींचे चले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति बैठी हुई है, नारी शक्ति को संबोधन करके कुछ अगर सुनाना चाहती हूँ, अब ये मौका तो बार बार मिलता नहीं है। नारी शक्ति हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति, हमारे लोक संस्कृति में एक नाम है। नेपाल की तरफ तारा देवी जी और कुमाऊं की तरफ कबूतरी देवी जी, दोनों ने ऐसे गीत गाए हैं जो आपसी नारी को तो एक ऊपर उच्च पटल पर ले जाते हैं। उस समय मुझे लगता है आज नारी ऊपर है हर कदम पर। उस समय की बात मैं कर रही हूँ 60 और 70 के दशक में। दोनों महिलाओं ने इन दशकों में एक ऐसी मीठी आवाज के साथ अपनी छाप छोड़ी। आज भी उनके गीतों को रेडियो हो, दूरदर्शन हो, जिस भी मीडिया में आप सुनना चाहेंगे, जिस भी आपको सामने सोशल मीडिया पे आपको उनके गीत सुनाई देंगे। तो कबूतरी देवी जी का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है। एक बार एक गोरखा रेजिमेंट में नेपाल में कोई बहुत आला अफसर पे है, उन्होंने हमको एक संदेश भेजा था कि आज भी कबूतरी देवी जो चली गई इस धरती से, आज भी गोरखा रेजिमेंट में इस गीत को लोग झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। उस गीत के बिना उनकी कोई भी पार्टी नहीं होती है। आज पनी ज्यों ज्यों भूल पनी ज्यों ज्यों पुरखिन तने झूला। तो हमको भी आज या कल इस धरती को छोड़ के अपने पहाड़ भारत उत्तराखंड जाना है, लेकिन इसी आशा के साथ कि हाँ जाएंगे जरूर, पुनः मिलन का वादा लेकर। तो ये गीत आप सभी नारियों के लिए, स्टेशन सम्मा पूजाए दे मलाई पछिला बिराना है झूला। आज पनी ज्यों ज्यों भूल पनी ज्यों ज्यों पुरखिन तन्हे झोला। स्टेशन सम्मा पूजाए दे मलाई पछिला बिराना है झोला। आज पनी ज्यों ज्यों भूल पनी ज्यों ज्यों, आज पनी ज्यों ज्यों भूल पनी ज्यों ज्यों पुरखिन तन्हे झोला। स्टेशन सम्मा पूजाए दे मलाई पछिला बिराना है झोला।
कार्यक्रम के अंत चल रहे हैं। आप नारी शक्ति को लेके, विश्व नेपाली नारी साहित्य महोत्सव को लेके क्या संदेश देना चाहती है और क्या संदेश लेके कहानी पार जाना चाहती है? विश्व नारी साहित्य महोत्सव अपने आप में एक विरासत को लेके चल रहा है, जो आने वाले समय में बच्चों के लिए एक स्तंभ बनेगा। और सच में हमारा ये पहली बार हम इस महोत्सव को हमने अटेंड किया है, पहली बार हम यहाँ पर आए हैं। हम धारचूला की तरफ से, झूलाघाट की तरफ से बहुत बार नेपाल गए, गोरखपुर की तरफ से गए, लेकिन महेंद्र नगर से धनगढ़ी हम पहली बार आए हैं। और नाम कहते हैं, नाम के अनुसार काम करना। आज हम सुबह से देख रहे हैं इस सम्मान समारोह को, इस संगीत समारोह को। जब यहाँ पर धनक घेमरी जैसी एक महान साहित्यकारा को इतने उच्च स्थान पर बैठाया जा सकता है, नहीं तो लोग क्या करते हैं, अगर हम शारीरिक रूप से बिल्कुल सक्षम हैं तो हम उसी को आगे लेकर चलते हैं, भले उसके अंदर कितनी कला, कितनी प्रतिभा क्यों न छुपी हुई हो, कहीं न कहीं हम उन प्रतिभाओं का हनन करते हैं। तो इस मंच से ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को सम्मान मिला है। हम ये सुन के, ये देख के आज हमारा मन सच में बहुत प्रफुल्लित है, आनंदित है, बहुत हर्ष है हमें। और अपने संगीत के लिए, अपने साहित्य के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जीते हुए देखा है आप लोगों को। आज जितने भी लोक नृत्य यहाँ पर हुए, भले वो समय के अभाव के कारण एक एक मिनट के हुए, लेकिन हर नृत्य में, हर गीत में, हर वेशभूषा में यहाँ की परंपराएं छुपी हुई थी, यहाँ की लोक कला छुपी हुई थी। तो मैं जितना भी समाज यहाँ पर बैठा है, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग को यही बोलना चाहूँगी कि हमारे लिए आज का दिन बहुत शुभ था। शायद निर्जा को भी यही अनुभूति हुई है। हाँ, बिल्कुल, मैं दीदी की बात से सहमत हूँ। यहाँ पर जो अपनी संस्कृति की जो छटा बिखेरी आप लोगों ने, तो हमारे लिए वो सच में अभिभूत करने वाला था। और हम ये देखकर बहुत ही प्रसन्न थे कि आप लोग कितने प्यार से अपनी संस्कृति को, इतनी सुंदरता से आप लोगों ने यहाँ पर जो नृत्य किया, गायन किया, बहुत ही सुंदर था। और ये संदेश हम अपने वहाँ पे भी देना चाहेंगे कि अपनी संस्कृति से इस तरह जुड़िए जैसे धनगढ़ी के लोग जुड़े हुए थे। अपनी परंपराओं को ऐसे ही आगे बढ़ाइए। उनकी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, संगीत, सब कुछ बहुत ही अद्भुत था। तो हम ये बहुत ही अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं। थ्याङ्क यू बद्री दुर्गा खरेलज्यू। धेरै समयदेखि मैले देख्दैछु उहाँहरूको सङ्गीतमा सुन्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै मन्त्रमुग्ध भएर सुन्नुभयो। तपाईँको अन्तर्मनमा पनि यस्तो केही विचार आयो कि म पनि केही कुराहरू सुनाइदिई हालौँ कि, किन मौकाको कुरा छ, हामी पनि मौका पाउँदैनौँ, एउटा त्यसपछि थोरै कुरा गर्दैछौँ न। होइन, उहाँले यति मिठो गाउनु भयो है। अनि एउटा कुरो के भनेदेखि सङ्गीतको कुनै अघि नै भनिहालेँ, साँच सिमाना हुँदैन। अनि हामी जुन चाहिँ हिमालयन बेल्टमा बसेका छौँ, माथि भाग्सु देहरादुनदेखि लिएर पर हामी आसामको अरुणाचल प्रदेशसम्म बसेका छौँ। हाम्रो सङ्गीतमा एउटै प्रकारको, एउटै ताल, लय, सुरहरू आएको हुन्छ। अनि उहाँले गीत गाएको पनि मलाई आफ्नै गीत जस्तो लाग्छ, सायद हामीले गीत गाएको गीत उहाँहरूलाई आफ्नै गीत जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि म त्यही कुरोमा आउन चाहन्छु, हाम्रो यो जो पहाड खण्ड छ, जो पहाड खण्डको छुट्टै संस्कृति छ, छुट्टै गीत छ, छुट्टै सङ्गीत छ। अनि उहाँले जुन गीत गाउनुभयो त्यसमा आउँदाखेरि म अभिभूत मात्र होइन, द्रवीभूत पनि भएँ यहाँनिर। अनि अब हजुर जस्तो मूर्धन्य व्यक्तित्व, कालजयी गीतहरूलाई जन्माउने व्यक्तित्व सुदूरपश्चिमको सुन्दर नगरी धनगढीमा आउनु भएको छ। अब बोलाऊ भने तिमीलाई भन्ने त सुनियो, अब छोड्न मन त छैन। हेर्नुहोस्, यो 2 घन्टा 3 घन्टा प्रोग्राम चले पनि म चलाइदिन्छु जस्तो पनि लागिरहेछ। तर पनि त्यसपछि सङ्गीत साँझ पनि छ। तर एउटा गीत हाम्रा दर्शकहरूका लागि, हाम्रा लागि, सुदूरपश्चिमवासीका लागि कृपया। यो गीत तपाईँले युट्युबमा पाउनुहुन्छ। मैले पलेटी श्रृङ्खलामा गीत गाएको गीत हो। सुन्नु भएको छ, सुन्नु भएको छैन। तर नर्देन रुमाले लेखेको एकदम माया, लक्षेत्रै माया भएको गीत छ। मलाई दया गरेर ई माइनर दिनुहोस् न। शब्द ध्यान दिनुहोस् है तपाईँहरूले, ल। मेरो गायन भन्दा पनि शिक्षक है, ल। मेरो माया मर्स्याङ्गीको
पानी जस्तै झरना मेरो माया रेशमको रुमाल जस्तै झलला मेरो माया कसको नि भाग्यमा कसको सिउँदोमा मेरो माया बादलको भुवा जस्तै छलला मेरो माया मचाङीको पानी जस्तै छलला मेरो माया कृपया ताली बजाउनु वादन सागर छलला मेरो माया कसको नि भाग्यमा कसको सिउँदोमा मेरो माया बादलको भुवा जस्तै छलला मेरो माया मचाङीको पानी जस्तै छलला रोजे पाइन्न कतै खोजे पाइन्न सुन जस्तो मनको माया फेरि पाइन्न रोजे पाइन्न कतै खोजे पाइन्न सुन जस्तो मनको माया फेरि पाइन्न आगी हाला लागि हाला मन खोलिदिएको झुकाएमा यो माया मरे पनि पाइन्न मेरो माया गुराँसको फुल जस्तै छलला मेरो माया ढाकाको टोपी जस्तै छलला मेरो माया कसको नि भाग्यमा कसको सिउँदोमा मेरो माया बादलको भुवा जस्तै छलला मेरो माया बादलको भुवा जस्तै छलला धन्यवाद। अति मधुर कर्णप्रिय स्वर सङ्गीत छ तपाईँको बद्री दुर्गा खरेलज्यू। यो गीत सुन्दै गर्दाखेरि मनमा फेरि एउटा विचार आयो। यो मैले कुनै डिमान्ड राखेको होइन, कुनै प्रेसराइज गरेको होइन, तर कदम कदाचित कुनै कालखण्डमा कुनै समयमा सुदूरपश्चिमको भाकामा गाइने गीत एउटा गीतलाई सङ्गीतले सजाउने मौका पाउनुभयो भने तपाईँले आफ्नो अग्रसरता देखाउनुहुन्छ कि देखाउनु? मेरो निम्ति त अहभाग्य हुनेछ। यहाँ आएर सिकेर मैले देउडा गीत गाउनु पाउनु भनेर भनेको म सङ्गीतको एउटा विधामा फेरि चुल्लुममा डुब्न पाउनु हो। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई हात जोडेर निवेदन छ, मलाई मौका दिनुहोस् अनि म गाउँछु। यो मौकाको मैले आउँदैछु। यो मौकामा मेचीपारीबाट तपाईँ, कालीपारीबाट सिस्टर्सहरू र बिचको भूभागमा त्यसलाई अब उहाँ तपाईँ दुईजनाको भेट भएको थिएन नि त। ल भन्नुहोस्, सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व उहाँ गर्नुहुन्छ, दार्जिलिङको प्रतिनिधित्व हजुर गर्नुहुन्छ। दुईजनाको संयोजनमा कुनै एउटा गीत हामी सुन्न पाउँछौँ कि पाउँदैन, अनि मात्रै हामी सम्झिनेछौँ कि सङ्गम चाहिँ भएको रहेछ भनेर। हुन्छ होला होइन, हामी भेट हुन्छ। अहिले त के छ भने भेट हुन ठुलो कुरा हो, तर हामी चाहन्छौँ धनगढीको यो सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाजले राखेको यो कार्यक्रममा दुईटा सर्जकहरूको भेट भएको छ र दुईटा सर्जकहरू मिलेर एउटा सिर्जना गरेका छन्। त्यो पनि सुदूरपश्चिमको लागि सुन्न पाउनु पऱ्यो नि त। अब त्यो चाहिँ म जिम्मेवारी वा बेलाज्यूलाई दिन्छु, अनि सिकाउने जिम्मेवारी उहाँले लिएको छु, म गाउँछु त्यसलाई। एकैछिनमा कुरामा आउँदैछु। अब विश्व नेपाली नारी साहित्य महोत्सवमा तपाईँ पाल्नुभएको छ। यत्र धेरै नारीहरू बसिरहनु भएको छ, हाम्रा पुरुष आदरणीय व्यक्तित्वहरू बसिरहनु भएको छ। त्यति टाढाबाट आउनुभयो, एउटा परिकल्पना गर्नुभयो होला सुदूरपश्चिम भनेको कस्तो, अलि अविकसित, बस्ने ठाउँ छैन होला, सङ्गीतको भाषा के बुझ्छन् होला जस्तो लाग्ने गर्छ। एउटा सुक्खो चैनमा बसेका बस्तीका मान्छेहरू त्यस्तो लाग्ने गर्छ। तपाईँ यहाँबाट मेचीपारी के सन्देश लिएर जाँदै हुनुहुन्छ र मेचीवारी के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? प्रथम त यहाँबाट लाने कुरो
कुरा गर्छु। तपाईँहरूको माया, स्नेह अनि सम्मान सबै गुटमुटाएर म भोलि लिएर पर्सि लिएर जाँदैछु यहाँबाट। अनि अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको जुन चाहिँ जागरुकता छ साहित्यप्रति, सङ्गीतप्रति अनि आफ्नो जातीयताप्रति जुन जागरुकता छ त्यो पनि केही अंश म यहाँबाट बोकेर लान्छु। अनि हाम्रा दिदीबहिनीहरूको मुस्कान बोकेर लान्छु, उहाँहरूको अनुहारमा छाएको उज्यालो बोकेर लान्छु, तपाईँहरूले दिनुभएको मित्रताको घाम बोकेर लान्छु, अनि तपाईँहरूले मित्रताले दिनुभएको शीतलताको जुन पनि बोकेर लान्छु यहाँ। वाह। अनि दार्जिलिङबाट तपाईँहरूलाई त्यस्तै साङ्गीतिक कोसेली लिएर आउँछु, हिमालको चिसो हावा लिएर आउँछु, स्फूर्ति लिएर आउँछु। अनि तपाईँहरूलाई त्यो सब दिएर एउटा ऊर्जा प्रदान गर्नु पाएँ भनेदेखि मेरो जीवनले सफल भएको पनि अनुभव गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म विश्वास गर्न सकौँ त्यसो भए सुदूरपश्चिमको भूमिसँग तपाईँको साइनो गाँसिसक्यो भनेर म बुझ्न पाउँछु। अब म त अहिले पछ्ताउँदैछु यत्रो दिनसम्म किन यहाँ आइन रहेछु भनेर पछ्ताउँदैछु आज। अनि आज मौका दिनुभयो, सायद अर्कोचोटि त तपाईँ नआउनुहोस् भन्दाखेरि पनि फेरि आउँछु होला यहाँ। अति नै खुसीको कुरा हो। मूर्धन्य सङ्गीतकार, नेपाली सुगम सङ्गीतलाई धेरै सेवा गर्नुभएको छ उहाँले। यहाँका मूर्धन्य कलाकारज्यूहरूसँग उहाँले काम गर्नुभएको छ। तर उहाँको शालीनता, उहाँको भद्रतालाई हेर्ने हो भने विश्वास लाग्दैन। तर यो विश्वास गर्न सकिन्छ कि सुदूरपश्चिमको भूमिसँग उहाँको साइनो गाँसिसक्यो। हामी नबोलाए पनि आफै कार्यक्रम बनाएर आउने उहाँले बाचा गर्नुभएको छ। त्यही कुरा बुझौँ। हजुर, एकदम पक्का हो। थ्याङ्क यू। अब म तिलसिंह बेलाजी आए, सिस्टर्सहरूलाई पनि सुन्नुभयो, मूर्धन्य कलाकार सङ्गीतकारज्यूलाई पनि सुन्नुभयो, शास्त्रीय सङ्गीतको विद्यार्थी र तपाईँ गुरुको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, धेरै साधक गर्नुभएको छ। उहाँहरूको दुईजनाको बसाइलाई कसरी बुझ्नुभयो? बसाइ भन्नु हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँहरूको आगमनलाई कसरी बुझ्नुभयो? त्यो धेरै खुसीको कुरा हो। किन भन्दाखेरि उहाँले अघि नै उप्रेती सिस्टरले अघि नै भन्नुभएको छ कि यो सङ्गीतले कुनै सिमाना, कुनै धर्म, कुनै जाति यस्तोलाई चाहिँ नि नेतृत्व गर्दैन। यो त्योभन्दा बियोन्ड बाउन्ड्री छ होइन, यो बाउन्ड्रीभन्दा बाहिरको कुरा हो त्यो। अब यसले चाहिँ प्रेम भावना विभिन्न अब आफ्नो ठाउँको कल्चर अर्को ठाउँमा सुनाउने, प्रसारण गर्ने र उताको अर्को ठाउँमा चाहिँ एउटा जागरण गराउने खालको सन्देश दिन्छ यसले। त्यो उहाँहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ। म त यहीँको मान्छे भएको हुनाले पहिलादेखि नै अब कपुरी देवीको गीतहरू त्यस्तो सुनिराखेको मान्छे हो बचपनदेखि नै होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई त बहुत आफ्नो बचपनको याद आयो उहाँहरूले जुन अहिले गीतहरू सुनाउनु भयो। हामी त यो कुमाउने गीतहरू, गढवाली गीतहरू धेरै नै सुनेर हुर्किएको हो। अहिले हाम्रो यहाँको माटोमा पनि त्यो सुवास छ, एउटै कल्चर छ हाम्रो होइन, केही फरक छैन। हाम्रो त बोली पनि एउटै छ, भाषा पनि एउटै, संस्कृति एउटै, सबै कुरा एउटै छ। खालि अब त्यो नदीले गर्दाखेरि देशलाई छुट्याएको छ। तर हाम्रो सबै एउटा पारिवारिक छ। हामी चाहिँ त्यो देशको विभाजनलाई हेर्दैनौँ, हाम्रो कल्चर चाहिँ एउटै हो, एउटै हो भन्ने लाग्छ हामीलाई। धनगढीको सुन्दर नगरी सुदूरपश्चिमको आँगन धनगढीमा जुन एउटा यो महोत्सव लाग्यो, विश्व नेपाली नारी महोत्सव लाग्यो, यो महोत्सवले के सन्देश दिएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ अब जस्तै साहित्य सङ्गीत कला क्षेत्रमा लागेका सर्जकहरूलाई चाहिँ धेरै जसो राज्यको तर्फबाट होस् या अन्य कुनै पनि सामाजिक क्षेत्रबाट होस्, त्यसलाई चाहिँ अलिक पछाडि नै पारिएको छ, त्यति खासै धेरै महत्त्व दिएको छैन। यो साहित्य समाजले आफैले चाहिँ नि पहल गरेर यति देश विदेशका साहित्य सङ्गीत कला प्रेमीहरूलाई जमघट गराउनु आफैमा एउटा बडो चुनौतीपूर्ण काम थियो। र यति ठुलो कार्यक्रम आयोजना गरेर सम्पूर्ण क्षेत्रका साहित्यकार, गायक गायिका र कलाकारहरूलाई एउटै ठाउँमा उभ्याएर एक आपसी चाहिने एउटा मैत्री बाँड्नलाई यसले ठुलो सहयोग गरेको छ। र यो कार्यप्रति म उहाँहरूलाई सम्पूर्ण हाम्रो
यो साहित्य समाजका मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो आगामी दिनमा पनि भइराखोस् र जसले गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, सङ्गीत प्रेमी मान्छेहरू एकै ठाउँमा भेट्न पाऊँ होइन। किनभने आफ्नो क्षेत्रलाई हामी आफैले अगाडि बढाउने हो। यो चाहिँ पहल गरेको छ यो समाजले। धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। के लत बस्यो मलाई कहिले सुधार हुन्छ, एक दिन तिमी नबोल्दा यो दिल बिमार हुन्छ भन्ने गीतको बोलको साथमा फिट मार्न चाहन्छु। कृपया त्यो हामी नसुनिकन चाहिँ हामी मान्दैन। खेलत बस्यो मलाई कहिले सुधार हुन्छ, एक दिन तिमी नबोल्दा, एक दिन तिमी नबोल्दा, एक दिन तिमी नबोल्दा यो दिल बिमार हुन्छ, यो दिल बिमार हुन्छ। खेलत बस्यो मलाई साथी रहेछ दुःख दुःख, साथी रहेछ दुःख, साथी रहेछ दुःख दुःख दुःख, साथी रहेछ दुःख। निरसानि धनि दसानि मग मग सनि सनि सा मग सनि सा दसानि निसा दगसानि निसा गम घम गम गम नि ध मद गम सनि धनि गम गसानि सा गम 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 सा 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 धनि सा 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 धनि सा सा सा। साथी रहेछ दुःख हर पल सवार हुन्छ, हर पल सवार हुन्छ। सुख पाहुना रहेछन्, सुख पाहुना रहेछन्, सुख पाहुना रहेछन्। छुट्ने हतार हुन्छ, छुट्ने हतार हुन्छ। खेलत बस्यो मलाई। तिलक खोलाजीको सम्मानमा जोरदार ताली बजाएको समारोह गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम अध्यक्ष छु। सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाजको आयोजनामा विश्व नेपाली नारी साहित्य महोत्सव, गीतका भाका सङ्गीतका सुर, मेची पारी हाम्रै काली पारी हाम्रै भन्ने विषयलाई लिएर म उप्रेती सिस्टर्स, स्वर्राग्नी उप्रेती सिस्टर्स, ज्योति उप्रेती, निर्जा उप्रेती, गायक तथा सङ्गीतकार बद्री दुर्गा खरेल, शास्त्रीय सङ्गीतका साधक, सुदूरपश्चिमको जन्मभूमिमा जन्मेका गायक तिलक सिंह पेलाज्यूसँग मैले अन्तरङ्ग कुराकानी गरेँ, साहित्यलाई लिएर मैले कुराकानी गरेँ। उहाँहरूले समय दिनुभयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिस्टर्स, सो मेनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग आई, अपना विचार रखा, गाना सुनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका और समस्त धनगढ़ी की इस प्रेम से और सुनने वाली प्रजा के साथ, इन दर्शकों के साथ सुनना बहुत ज़रूरी है, तो सबने इतने प्यार से सुना। धन्यवाद। आप लोगों से पुनः मिलेंगे इसी आशा के साथ। बद्री दुर्गा
खरेलज्यू साइनो गाँसिसक्नु भएको छ, आउनुभयो, ती मिठो गीतहरू सुनाउनुभयो, आफ्ना मनका विचारहरू राख्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले हाम्रो मनका कुराहरू मनभित्रैबाट मनसित निकाल्नुभयो अनि त्यसैले हामीले मनभित्रका कुराहरू बाँड्न सक्यौँ आज। अनि यत्रो समयसम्म धैर्यतापूर्वक सम्पूर्णले सुनिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि मैले मैले मुखले मात्र भनेको होइन, मैले मनबाट पनि भनेको हो। म फेरि धनगढी आउन चाहन्छु अनि धनगढीमा आएर कार्यक्रम गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूसँग गीत गाउन चाहन्छु, सङ्गीत गाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू तुलसी कोइलाजी, ढिलै भए पनि घर आँगनमा आउनुभएको छ र जुन एउटा तपाईँले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग डिमान्ड राख्नुभएको छ कि अब शास्त्रीय सङ्गीतको सुरुवात सुदूरपश्चिमबाट नै सिकाउन सुरुवात गर्नुपर्छ भने जुन निर्वाहक रूपले आफ्नो विचार राख्नुभयो, सुमधुर गीत सुनाउनु आफ्नो विचार राख्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण मेरो घर परिवारका व्यक्तित्वहरूप्रति म फेरि प्रणाम गर्न चाहन्छु र यो मञ्चमा बस्ने मौका पाइयो आफ्नै घर आँगनमा। र विशेष गरी म हाम्रा पाहुनाहरू जस्तो दार्जिलिङबाट हाम्रो बद्री दुर्गा करेल दाई आउनु भएको छ, उहाँलाई हाम्रो सुदूरपश्चिमको यो पावन भूमिमा धेरै धेरै आएर यसरी गीत सुनाइदिनु भएकोमा हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हाम्रो। र उप्रेती सिस्टर्स यहाँहरूलाई त मैले के भन्नु, मसँग शब्द नै छैन, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो आप लोगों ने हमारा निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई र धन्यवाद सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई, नारी शक्तिलाई सबैलाई नमन गर्न चाहे। मैले उहाँहरूको अन्तर्मनमा पुग्ने प्रयास मैले गरेँ, कति सकेँ कति सकेन, मूल्याङ्कन तपाईँकै जिम्मा। कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्दै म सञ्जय पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।